हूती के 5 मिसाइल लॉन्च साइट एक्टिवेट हैं। आज रात फिर हमला कर सकता है हूती के हमले से वॉशिंगटन में हड़कंप मचने की खबर आ रही है। व्हाइट हाउस और पेंटागन की बड़ी बैठक को लेकर भी ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। व्हाइट हाउस और पेंटागन की बड़ी बैठक को लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त। लाल सागर में हूती के विध्वंस हमलों से लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक हाई अलर्ट है। ईयू के 4 युद्धपोत लाल सागर के लिए रवाना हो चुके हैं और 24 घंटे में हूती ने लाल सागर में इतनी बारूदी वर्षा की है जिसे अमेरिका के युद्धपोत भी रोकने में नाकाम हो गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और डेनमार्क के 5 जहाज जलकर खाक हो चुके हैं। ब्रिटेन के 2 जहाजों की जल समाधि हो चुकी है और इसके साथ ही हूती के मिसाइल हमले से अमेरिकी वायुसेना का 1000 करोड़ रुपए का रीपर ड्रोन भी धराशायी हो चुका है। अमेरिका के लिए लाल सागर का संकट बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या लाल सागर अमेरिकी नौसेना के लिए अगला अफगानिस्तान बनने जा रहा है? दुनिया का सुपर पावर अमेरिका लाल सागर के भंवर में फंस गया है। हूती के बारूदी चक्रव्यूह से लाल सागर आग का भंवर बन चुका है और अमेरिका सहित उसके सहयोगियों की शक्ति इस भंवर में भस्म हो रही है। दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्ग पर हूती का वर्चस्व हो चुका है और जल ज्वाला में अमेरिका ब्रिटेन खेमे के जहाज खाक हो रहे हैं। तो 19 फरवरी को हूती ने यूएस की वायुसेना पर हमला किया है। इसके साथ ही ब्रिटेन के 2 जहाज ध्वस्त कर दिए हैं। लाल सागर से गुजरते 2 अमेरिकी जहाजों पर मिसाइल हमले किए हैं। ईरान ने हूती को एडवांस हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। ईरान का मिलिशिया संगठन हूती पहले से बहुत ज्यादा एडवांस और विध्वंसक हो चुका है। इसकी गवाही हूती के सटीक मिसाइल हमले दे रहे हैं। हूती ने अदन की खाड़ी से गुजरते 2 अमेरिकी जहाजों पर हमला किया। यमन से हूती ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिका के सी चैंपियन और नेविस फॉर्च्यूनर जहाज को मिसाइलों से टारगेट किया गया। हूती दुनिया का पहला ऐसा संगठन बन गया है जिसके पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान से मिली इन बैलिस्टिक मिसाइलों से हूती ने लाल सागर में रक्त चरित्र रच दिया है। एक हफ्ते के अंदर हूती ने लाल सागर में 4 जहाज डुबो दिए हैं। हूती ने पिछले 24 घंटे में 5 जहाजों पर मिसाइल हमले किए हैं। इन जहाजों में 2 अमेरिकन, 2 ब्रिटिश और 1 डेनमार्क का कार्गो शिप है। हूती के हमले से ब्रिटेन के 2 जहाज डूब चुके हैं। ब्रिटेन का एक मालवाहक जहाज रूबीमार अमोनिया से लदा था। दोनों जहाजों के क्रू सदस्यों ने कूदकर जान बचाई। हूती के हमले से अमेरिका के सी चैंपियन और नेविस फॉर्च्यूनर जहाज जल रहे हैं। डेनमार्क के मालवाहक जहाज को बड़ा नुकसान हुआ है। हूती की मिसाइलें अमेरिकी वायुसेना के लिए भी संकट बन गई। हूती ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन पर सरफेस टू एयर मिसाइल से हमला किया। हूती के मिसाइल हमले से रीपर ड्रोन तबाह हो गया। हूती ने होदेईदाह की सागर तट से मिसाइल लॉन्च की।
यह ड्रोन यमन में हूती के ठिकानों पर मिसाइल हमला करने आया था। यह हूती के हमले से तबाह हुए अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन के टुकड़े हैं। लाल सागर के तट पर करीब 1 मील दूर तक रीपर ड्रोन के टुकड़े बिखर गए। हूती लड़ाकों ने तबाह हुए ड्रोन के पुर्जे इकट्ठे कर लिए। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ड्रोन क्रैश की जांच की जा रही है। हूती नवंबर में भी अमेरिका का एक रीपर ड्रोन गिरा चुका है, लेकिन अब हूती के हमले पहले से ज्यादा विध्वंसक होने वाले हैं। क्योंकि ईरान अपने नए और एडवांस्ड युद्धपोत हूती को ट्रांसफर करने वाला है, जो उसकी ताकत में कई गुना इजाफा कर देंगे। ईरान ने 2 युद्धपोत सैयद शिराजी और हसन बागेजी जंग के लिए तैयार कर लिए हैं। ये सुलेमानी क्लास कॉर्बेट शिप हैं और इन दोनों की लंबाई 65 मीटर है। समंदर में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। इन पर 700 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें लगी हैं। इन पर नवाब वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सिस्टम, सैयद सरफेस टू एयर मिसाइल और 6 अबू महादी नेवल क्रूज मिसाइलें लगी हुई हैं। युद्धपोत पर 20 मिलीमीटर राउंड वाली 4 गन लगी हुई हैं। 30 मिलीमीटर की एक ऑटो कैनन गन भी लगी हुई है। इन दोनों युद्धपोत पर एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और इसके साथ ही 3 फास्ट अटैक बोट भी तैनात हैं। हूती को नए युद्धपोत मिलने का मतलब साफ है कि ईरान ने अमेरिकी खेमे पर हमले तेज करने का संकेत दे दिया है। लाल सागर जलमार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए अमेरिकी नेवल टास्क फोर्स ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन हूती के हमलों को रोकने में नाकाम रहा। अमेरिकी जहाजों पर 2 बार हमले होने के बाद यूरोपियन यूनियन के देशों ने मिशन रेड सी लॉन्च कर दिया है। यूरोपियन यूनियन लाल सागर में 4 युद्धपोत भेज रहा है। इस मिशन को ऑपरेशन एस्पाइड्स नाम दिया गया है। ग्रीक भाषा के शब्द एस्पाइड्स का मतलब ढाल होता है। लाल सागर से गुजरने वाले अमेरिकी खेमे के सभी जहाज हूती के निशाने पर हैं। नवंबर के महीने से शुरू हुए हूती के हमले लगातार विध्वंसक होते जा रहे हैं। दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्ग पर जहाजों की आवाजाही घट गई है। स्वेज नहर से मिस्र को होने वाली आमदनी पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए बनाई गई स्वेज नहर से जहाजों का ट्रैफिक घट चुका है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने कहा है कि हूती के हमलों से मिस्र की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। स्वेज नहर से होने वाली सालाना आमदनी 40 से 50% घट गई है। स्वेज नहर से मिस्र को सालाना 8 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होती है, जो घटकर 4 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। हूती ने लाल सागर में ऐसा बारूदी व्यू रचा है जिससे अमेरिकी खेमे के साथ साथ मिस्र की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। लाल सागर ऐसा बारूदी भंवर बन चुका है जिसमें अमेरिका अफगानिस्तान की तरफ फंस गया है। गाजा के बाद अरब में युद्ध का नया फ्रंट खुल चुका है और जानते हैं इस बार इजराइल के टारगेट पर कोई और नहीं बल्कि लेबनान है, जहां मौजूद ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर हमले कर रहा था।
हमास का साथ दे रहा था, मगर बीती रात आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान पर भीषण स्ट्राइक की, जिसका नतीजा ये हुआ कि चंद घंटों के भीतर 1/4 लेबनान राख हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अब नेतन्याहू एक साथ डबल फ्रंट पर बारूदी भूचाल लाएंगे, मिडिल ईस्ट में बवाल मचाएंगे। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। चंद घंटों के भीतर 1/4 लेबनान का राख हो जाना, इजरायली बॉर्डर से 60 किलोमीटर तक में मौजूद रिहायशी इलाकों का खंडहर हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। दरअसल इजरायली सेना ने फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ लेबनान के हर उस ठिकाने को निशाना बनाया जो हिजबुल्लाह की पनाहगाह थी। जहां हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों को छिपा रखा था। जहां हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर लड़ाकों को ट्रेनिंग देते थे। अब सवाल यह है कि अचानक ही नेतन्याहू का टारगेट गाजा से लेबनान क्यों शिफ्ट हुआ? क्यों आईडीएफ ने हमास को छोड़ लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन को निशाना बनाया? क्यों उसके बारूदी गोदामों को मिसाइल से उड़ाया? तो उसकी वजह है ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह के सीरियल अटैक। जी हां, गाजा जंग के बाद से ही हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा था। उत्तरी इजराइल के इलाकों में ताबड़तोड़ रॉकेट प्रहार कर रहा था। इजराइल पर हमले के लिए हिजबुल्लाह को ईरान हथियार देता था। मेड इन ईरान वेपन के जरिए हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहलाया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रॉकेट और मिसाइलों के इस्तेमाल से हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी इजराइल के करीब 80% इलाके को खंडहर बना चुके थे। बस लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन से इन्हीं हमलों का इंतकाम लेने के लिए नेतन्याहू ने लेबनान पर हमले का ऑर्डर जारी किया। और उसके बाद क्या हुआ, ये लेबनान से सामने आई तस्वीरें बयां कर रही हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों का हमला इतना सॉलिड था कि हिजबुल्लाह जब तक कुछ समझ पाता, उससे पहले ही लेबनान का 1/4 इलाका बम गोला बारूद से दहलने लगा। यानी गाजा जंग के दौरान लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन इजराइल का काल बना हुआ था। उसे नेतन्याहू ने एक पलटवार में ही ढेर कर दिया। और इसके साथ ही गाजा टू लेबनान डबल फ्रंट वॉर का भी ऐलान कर दिया। अब यह देखना होगा कि इजरायली हमले का जवाब हिजबुल्लाह किस अंदाज में देता है। और उसके साथ साथ हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाला ईरान अब कौन सी युद्ध नीति के साथ इजराइल को बैकफुट पर लाता है। गाजा युद्ध के ठीक 136 दिन बाद बीती रात नेतन्याहू के हवाई ब्रिगेड ने लेबनान पर कुल फ्लेड्स हमला किया है, वो भी डबल फ्रंट से। जी हां, उत्तरी इजराइल से आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने परवाज भरा है और दक्षिणी लेबनान के काना, मजादे और हलौसिया साथ ही जोहारिया शहर पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक की है। इतना ही नहीं, भूमध्य सागर से सटे लेबनान के तटीय इलाके गाजी और सिदोन रीजन पर भी इजराइल के लड़ाकू विमानों ने बेहिसाब बारूद बरसाया। आपको यह भी बता दें कि आईडीएफ ब्रिगेड ने दक्षिणी लेबनान में मौजूद लितानी नदी और उसके आसपास तक के इलाकों में प्रचंड तबाही मचाई। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि लेबनान बॉर्डर से करीब 60 किलोमीटर तक के इलाके को इजरायली सेना ने जलाकर राख कर दिया है, गोला बारूद से पाट दिया गया है।
136 दिनों से गाजा का कोना कोना दहल रहा था। आईडीएफ के प्रचंड प्रहार से थर्रा रहा था। मगर 136 दिन बाद नेतन्याहू ब्रिगेड ने नए फ्रंट पर वॉर का आगाज किया। गाजा जंग के 136 दिन बाद लेबनान पर फुल फ्लेजेड अटैक किया। वो भी बेहद विध्वंसक और विनाशक अंदाज में। बीती रात आईडीएफ के आसमानी जंगबाजों ने बम, गोला बारूद और मिसाइलों से लैस होकर उत्तरी इजराइल से उड़ान भरी और लेबनान के एयर जोन में दाखिल होने के साथ ही बारूदी बारिश शुरू कर दी। एक तरफ इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किया तो दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर से आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स ने आर्टिलरी, रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार से जबरदस्त हमला बोला। जानते हैं लेबनान पर आईडीएफ के डबल फ्रंट से प्रहार का नतीजा क्या हुआ। दक्षिणी लेबनान के आधा दर्जन शहर तबाह हो गए। वहीं हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और ट्रेनिंग सेंटर राख हुए। आपको बता दें कि पहली बार इतने विध्वंसक तरीके से इजराइल ने लेबनान और वहां मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों, हथियार डिपो और ट्रेनिंग सेंटरों को तहस नहस किया। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ब्रिगेड का बारूदी ताप इतना विस्फोटक था कि चंद घंटों के भीतर ही 1/4 लेबनान पूरी तरह जलकर राख हो गया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। पुतिन का सब्र जवाब देने लगा है क्योंकि सिर्फ 3 दिन बाद यूक्रेन युद्ध को 2 साल पूरे हो जाएंगे। अब तक न रूस युद्ध जीत सका है और ना ही 2 साल बाद यूक्रेन सरेंडर के मोड में है। नेटो देशों से एक बार फिर हथियारों का जखीरा आ रहा है। लॉन्ग रेंज के हथियारों के साथ फाइटर जेट आने वाले हैं। ऐसे में रूस 62 साल पुराने एक फॉर्मूले को लागू करने की तैयारी कर रहा है। डर है कि 62 साल भले ही अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध टल गया था, लेकिन मौजूदा हालात में वो कहानी फिर दोहराई जा सकती है और अंजाम भयंकर हो सकते हैं। फरवरी 2024, 100 घंटे बाद युद्ध के 2 साल पूरे। रूस का मिशन यूक्रेन 2 साल बाद भी नाकाम। अब नेटो से इंतकाम। 2 साल पहले 24 फरवरी दुनिया के लिए एक बुरी खबर लेकर आई थी। 2 साल पहले इसी दिन यूक्रेन में रूस ने पहला धमाका किया था। अब 2024 का 24 फरवरी आने वाला है। क्या फिर पुतिन 24 फरवरी को दुनिया के लिए एक डरावना दिन बनाने वाले हैं? पुतिन की तैयारियों से तो ऐसा ही संकेत मिल रहा है। आशंका है कि पुतिन अब यूक्रेन मिशन में सबसे बड़ा अड़ंगा डालने वाले नेटो से इंतकाम लेंगे, और वो भी उसी दिन जिस दिन यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे हो रहे हैं। तो क्या 24 फरवरी 2024 को एक महायुद्ध की शुरुआत होने जा रही है? रूस की विध्वंसक तैयारियां नेटो के किसी छोटे मोटे देश के लिए नहीं, बल्कि सबसे ताकतवर अमेरिका को लेकर चल रही है।
एक हफ्ता पहले ही एक रूसी नेता ने पुतिन से गुजारिश की थी कि अमेरिका के करीब परमाणु हथियारों की तैनाती की जाए। क्यूबा, वेनेजुएला और निकारागुआ में मिसाइल तैनात हो, ब्रिटेन में अमेरिकी परमाणु हथियारों की तैनाती का जवाब दिया जाए। कुछ दिन पहले ही रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। इसके बाद रूसी विदेश मंत्री क्यूबा पहुंचे। एक तरफ रूस की नाटो से बदला लेने की प्लानिंग और दूसरी तरफ रूसी विदेश मंत्री की क्यूबा वार्निंग ने अमेरिका को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि पुतिन किस फॉर्मूले को दोहरा सकते हैं। क्यूबा रूस के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से रूस ने अमेरिका को दहशत से भर दिया था। अब एक बार फिर आशंका जताई जा रही है कि रूस ऑपरेशन क्यूबा शुरू कर सकता है। तब दुनिया रूस को यूएसएसआर या सोवियत संघ कहती थी। अमेरिका ही क्या, पूरी दुनिया नहीं भूल सकती वो दिन जब पूरी दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। रूस की घातक मिसाइलों की तैनाती अमेरिका के बिल्कुल करीब कर दी गई थी। आगे बढ़ने से पहले आपको 62 साल पुरानी उस घटना के बारे में बता देते हैं जिसको रूस 2024 में दोहरा सकता है। साल 1962 में शीत युद्ध अपने चरम पर था। रूस ने अमेरिका की नाक के नीचे क्यूबा में अपने परमाणु हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया था। क्यूबा इसलिए अहम है क्योंकि ये अमेरिका फ्लोरिडा तट से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। यानी रूस बहुत आसानी से अमेरिका की जमीन को दहला सकता है। अमेरिका के कई बड़े शहरों को क्यूबा से टारगेट किया जा सकता है। टेक्सास, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, अल्बामा, ओक्लाहोमा, मिसिसिपी जैसे शहर पर एटमी हमले से नष्ट किए जा सकते हैं। 1962 में शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने यहां परमाणु मिसाइलों की तैनाती कर दी थी। अमेरिका को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन एक दिन अमेरिका के एक जासूसी विमान ने क्यूबा की रेकी की और जासूसी विमान से 928 फोटो लिए गए। फोटो की जांच से पता चला कि क्यूबा में कई एटमी मिसाइलों की तैनाती है और इसके बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया। अमेरिका नौसेना क्यूबा को घेर चुकी थी। कई दिनों तक दुनिया परमाणु युद्ध की आशंका में सहमी रही। तनाव चरम पर था। लग रहा था कि बस अब परमाणु वॉरहेड मिसाइलों वाला युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन 14 दिनों बाद रूस और अमेरिका के बीच बातचीत हुई और कुछ शर्तों के साथ संकट टल गया। रूस ने तब ऐसा क्यों किया था? वजह थी 1958 में ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की तैनाती, फिर 1961 में तुर्की में परमाणु हथियारों की तैनाती। अमेरिका ने इटली में भी परमाणु मिसाइलों को तैनात किया था। 1961 में तुर्की और इटली में 100 परमाणु मिसाइलें तैनात की गई थी। मिसाइल हटाने और क्यूबा पर हमला नहीं करने की शर्त पर रूस और अमेरिका में समझौता हो गया था। लेकिन 2024 में एक बार फिर अमेरिका वैसी ही प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की तैनाती बढ़ाने का ऐलान कर चुका है। अब पूर्वी यूरोप के देशों में भी परमाणु हथियार भेजकर रूस पर दबाव बनाने की योजना बन रही है। ऐसे में रूस का क्यूबा का रुख करना इसी का जवाब माना जा रहा है। पुतिन के पास फिर ऐसी कई वजह हैं जो रूस को क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात करने के लिए उकसा रही है। बाइडेन का यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने का ऐलान। नेटो यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट भेजने वाला है। स्वीडन को नेटो की सदस्यता देने की तैयारी चल रही है। जर्मनी से टॉरस और फ्रांस से स्कैल्प मिसाइलें भेजी जा रही हैं। यूरोप में रूस के करीब वाले देशों में अमेरिका की सीक्रेट परमाणु तैनाती होने जा रही है। रूस यूक्रेन से चंद महीनों में युद्ध जीतने की प्लानिंग के साथ जंग में उतरा था, लेकिन 2 साल बाद भी पुतिन का सपना पूरा नहीं हो सका है।
पुतिन की बेचैनी बढ़ने की वजह है क्रीमिया और रूस के अंदरूनी इलाके में लगातार हो रहे गोरिल्ला प्रहार, जिससे रूस को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन ने पिछले 3 दिनों में रूस के 4 फाइटर जेट्स गिरा दिए। इनमें से 3 सुखोई 34 फाइटर जेट थे। पिछले दिनों ब्लैक सी में रूस अपना एक और जहाज गंवा चुका है। इतना ही नहीं, रूस को शक है कि यूक्रेन की मदद के लिए नेटो की सेनाएं भी आ चुकी हैं। पिछले दिनों फ्रांस के लड़ाकों को लेकर यूक्रेन को सबूत मिले थे। अब अवदीव्का में कब्जे के बाद तलाशी के दौरान भी रूसी फौज को मर्सनरी लड़ाकों को लेकर नए सबूत मिले हैं। रूस समझ चुका है कि नेटो रूस को अगले कई वर्षों तक युद्ध में उलझाने की साजिश तैयार कर चुका है। अब बाइडेन यूक्रेन को बैलिस्टिक मिसाइलें देने पर विचार कर रहे हैं। यूक्रेन के लिए जल्द हथियारों के पैकेज का ऐलान हो सकता है। अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें भी दे सकता है। रूस को शक है कि अमेरिका की लॉन्ग रेंज मिसाइलों से क्रीमिया पर हमला हो सकता है। रूसी फौज को अवदीव्का में अमेरिका के कई हथियार मिले हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि नेटो देशों की सेना यहां मौजूद थी और रूस को एक छोटी सी जगह पर 5 महीने तक उलझा कर रखा था। अमेरिका को जवाब देने के लिए अगर फिर रूस ने क्यूबा फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो इस बार परमाणु युद्ध का टलना नामुमकिन है। 62 साल पहले दहशत का जो दौर चला था वो इस बार बहुत लंबा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में अब बहुत ही खतरनाक टर्न आ गया है। यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज पर विष बम से हमले शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अवदीव्का आने के बाद वॉशिंगटन ने कीव को केमिकल वेपन भेज दिए हैं। अब ज़ेलेंस्की सेना इसी केमिकल हथियार से अपनी हार टालने का अंतिम प्रयास कर रही है। तो सवाल यही है कि क्या यूक्रेन अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? उससे बड़ा सवाल यह है कि अब पुतिन सेना इसका कैसा प्रतिशोध लेगी। रूस यूक्रेन युद्ध में अब वो हो रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस जंग में अनर्थ की शुरुआत हो गई है। अब युद्ध का जहरीला और विषैला दौर शुरू हो गया है। अब जहर बम और केमिकल रॉकेट से हमले हो रहे हैं। जहर मिसाइल से धमाका रूसी सेना नहीं बल्कि यूक्रेनी फोर्स कर रही है। यकीन करना मुश्किल है पर सच यही है, हैरान और परेशान कर देने वाला सच। रूस ने इस युद्ध में बहुत बड़ा दावा किया है। रूस के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को केमिकल वेपन की खेप दे दी है। अवदीव्का हारने के बाद बौखलाई यूक्रेनी फोर्स अब इसी अमेरिकी केमिकल वेपन से रूसी फौज को टारगेट कर रही है। यूक्रेन के जहर बम से हमले में रूसी सैनिकों की स्किन जल रही है। इसके अलावा उन्हें सांस लेने में दिक्कतें भी हो रही हैं। यूक्रेन जिस केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर रहा है उससे जान भी जा सकती है।
यूक्रेन ने केमिकल वेपन से हमले शुरू किए तो क्रेमलिन भड़क गया। क्रेमलिन ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका पर 1997 के केमिकल वेपन कन्वेंशन के समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया और इसके बाद यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण हमला करना शुरू कर दिया। कीव पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने अब अकबर लड़ाकों को मैदान में उतार दिया है। रमजान कादिरोव के लड़ाके विध्वंसक अंदाज में रक्तपात मचा रहे हैं। उधर अवदीपका जीतने के बाद रूसी सेना ने अपने सैन्य अभियान को ज़ैपोरिज़िया और ओडेसा की तरफ मोड़ दिया है। भीषण बमबारी कर अब इन दोनों इलाकों पर रूस का ध्वज फहराने का खतरनाक प्लान है। यूक्रेन के जहरीले बम के हमले से भड़की पुतिन सेना ने यूक्रेन पर KH-31 मिसाइलों से धावा बोला। रूसी सेना ने S-300 और S-400 गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी दागी। कुपियांस्क में Su-34 से बम वर्षा कर रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकाने को नष्ट कर दिया। खार्किव में रूसी सेना ने ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी पोजीशन को खत्म कर दिया। अवदीपका में 24 घंटे के अंदर रूसी हमले में यूक्रेन के 560 सैनिक मारे गए। डोनेस्क में रूसी एयरफोर्स ने कई फ्रंट पर यूक्रेनी ठिकानों पर हवाई हमले किए। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने ज़ैपोरिज़िया में रूस के हमलों को नाकाम कर दिया। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के ऊपर 23 ड्रोन दागे। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। यूक्रेन का दावा है कि उसके सैनिकों ने रूस की बड़ी तादाद में ड्रोन्स और मिसाइलों को तबाह कर दिया है। लेकिन यूक्रेनी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक रूसी हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW की रिपोर्ट के मुताबिक अवदीपका जीतने के बाद रूस ने 3 नए फ्रंट खोल दिए। ज़ैपोरिज़िया, खार्किव और ओडेसा, यही वो 3 फ्रंट हैं जहां रूसी सेना विध्वंसक प्रहार कर रही है। यूक्रेन को हथियार नहीं मिल रहे हैं। इसका फायदा उठाकर रूस ने इन तीनों इलाकों पर भी कब्जा करने वाला ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। रूसी हमलों से हार की कगार पर पहुंच चुकी ज़ेलेंस्की सेना भी अंतिम प्रयास कर रही है। यूक्रेनी फोर्स गोरिल्ला हमले कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 3 दिन के अंदर रूस के 6 फाइटर जेट को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया को दहलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने 3 ड्रोन दागे। रूसी एयर डिफेंस ने 3 ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। युद्ध के मैदान से अब जो रिपोर्ट आ रही है वो इस बात का ऐलान कर रही है कि यूक्रेनी सेना की शक्ति खत्म हो चुकी है।
यही वजह है कि अब उसने केमिकल हमले करने शुरू कर दिए हैं। ज़ेलेंस्की फोर्स का यह वही आत्मघाती कदम है जो यूक्रेन के संपूर्ण संहार की वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन से दुश्मनी या गद्दारी जिंदगी पर भारी, ये बात एक बार फिर से सिद्ध हो गई है। 5 दिन के अंदर ही पुतिन के दूसरे दुश्मन का अंत हो गया है। हैरानी की बात यह है कि पुतिन से गद्दारी करने वाले इस शख्स की हत्या स्पेन की धरती पर हुई है, यानी रूस के बाहर। अब दावा किया जा रहा है कि ये मर्डर भी पुतिन ने अपने एजेंट्स के जरिए करवाया है। सवाल यह है कि आखिर शख्स कौन है? पुतिन ने इसके लिए मौत मुकर्रर आखिर क्यों की? पुतिन सिर्फ युद्ध के खतरनाक फैसले लेने के लिए ही नहीं बल्कि अपने दुश्मनों और गद्दारों को भी खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। दुश्मन चाहे कोई देश हो या व्यक्ति, दुश्मन देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर, दुनिया के किसी भी कोने में। एक बार जिस किसी ने भी पुतिन से अदावत की, उसका बचना असंभव माना जाता है। चाहे वो विश्व के किसी भी हिस्से में चला जाए, वो जिंदा नहीं रह सकता। ये बात एक बार फिर तब प्रमाणित हो गई जब स्पेन में रूस के गद्दार पायलट मैक्सिम कुज़्मिनोव का कत्ल हो गया। अब दावा किया जा रहा है कि मैक्सिम कुज़्मिनोव को अपनी जान से इसलिए हाथ धोना पड़ा क्योंकि उसने रूस और पुतिन से गद्दारी की थी। अगस्त 2023। पिछले साल इसी महीने में यूक्रेनी सेना ने रूसी पायलटों के लिए ऑफर निकाला था। ऑफर यह था कि जो भी रूसी पायलट रूस के विमान या हेलीकॉप्टर के साथ यूक्रेनी सेना में शामिल होंगे, उन्हें न सिर्फ यूक्रेन अवार्ड देगा बल्कि भारी भरकम रकम दी जाएगी। यूक्रेन के इस ऑफर में रूसी पायलट मैक्सिम कुज़्मिनोव फंस गया। कुज़्मिनोव रूसी बेस से Mi-8 हेलीकॉप्टर लेकर उड़ा और यूक्रेनी बेस पर पहुंच गया। रूसी सेना से इस गद्दारी, इस बगावत के लिए कुज़्मिनोव को यूक्रेन ने करीब 21 करोड़ रुपए दिए थे। रूसी पायलट कुज़्मिनोव ने रूस के 135 करोड़ रुपए के आर्म्ड हेलीकॉप्टर को यूक्रेन के हवाले कर दिया। कुज़्मिनोव की इस गद्दारी से पुतिन बहुत नाराज थे। उसी वक्त क्रेमलिन ने अपने गद्दार पायलट को खत्म करने का आदेश दे दिया था, लेकिन यह काम तब नहीं हो सका था क्योंकि कुज़्मिनोव यूक्रेन को हेलीकॉप्टर देने के बाद स्पेन में जाकर छिप गया था। लेकिन अब स्पेन में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कहा जा रहा है कि कुज़्मिनोव की हत्या पुतिन के एजेंट्स ने की है। पहले नवेल्नी और अब मैक्सिम कुज़्मिनोव, सिर्फ 5 दिन के अंदर ही पुतिन का एक दुश्मन और एक गद्दार खत्म हो गया। इसी के साथ ये दावा किया जा रहा है कि पुतिन अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने में मौत के घाट उतार देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नवेल्नी की डेड बॉडी अब तक परिवार के हवाले नहीं की गई। सरकार ने इसके लिए 15 दिनों का वक्त मांगा है। दलील जांच की दी जा रही है, लेकिन नवेल्नी की पत्नी का आरोप है कि ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि नवेल्नी की मौत का सच बाहर ना आ सके। आखिर 15 दिन का वक्त क्यों लिया जा रहा है? आखिर हत्या का वो कौन सा सबूत हो सकता है जिसे मिटने में 15 दिन का वक्त लगेगा? ये समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। नवेल्नी की हत्या कैसे हुई, कब हुई और अब नवेल्नी की डेड बॉडी देने में सरकार क्यों आनाकानी कर रही है, इसे लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है।
पहली बार कत्ल से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। ये उसी पोर्ट वुल्फ जेल से निकलने वाली सड़क है जहां सलाखों के पीछे नवेल्नी की मौत हुई। तारीख है 16 फरवरी, वक्त रात के करीब 12 बजे। जेल की तरफ से एक कार निकलती है। कहा जा रहा है कि यह पायलट गाड़ी थी जो रूट की निगरानी कर रही थी। इसके पीछे एक और गाड़ी निकली। दावा है कि इसमें रूस के सीक्रेट एजेंट्स मौजूद थे। काफी फासले के साथ चल रही दोनों गाड़ियों के बाद कैमरे में नजर आती है एक वैन। आमतौर पर ऐसी ही वैन से एम्बुलेंस तैयार होती है। वैन के बाद 3 और गाड़ियां निकलती हैं। दावा है कि 16 फरवरी की रात को इसी वैन से नवेल्नी के शव को किसी अज्ञात जगह ले जाया गया। सभी गाड़ियां काफी फासले के साथ चल रही थी, लेकिन आधी रात को जेल से निकलने वाली वैन ने यह शक पुख्ता कर दिया कि नवेल्नी के शव को रूसी खुफिया एजेंसी के एजेंट्स अपने साथ ले गए थे। अब परिवार को कहा जा रहा है कि शव सौंपने में कुछ और दिन का वक्त लगेगा। नवेल्नी के शव को 15 दिन बाद परिवार को देने का भरोसा दिया गया है। रूसी एजेंसी ने जांच पूरी होने तक शव रखने की बात कही है। नवेल्नी की पत्नी ने आरोप लगाया है कि 15 दिन का वक्त मांगने से यह साफ हो गया है कि हत्या के लिए नोविचोक नर्व एजेंट यानी रूस के सबसे खतरनाक जहर का इस्तेमाल किया गया है। 4 साल पहले भी नवेल्नी को नोविचोक से मारने की साजिश रचने का आरोप रूस पर लगा था। नोविचोक सोवियत काल का बेहद खतरनाक जहर है। रूसी भाषा में नोविचोक का मतलब है नया। ये एक नर्व एजेंट है। नर्व एजेंट ऐसे जहरीले केमिकल्स होते हैं जो सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं। 1970 से लेकर 1980 के बीच विकसित नर्व एजेंट्स के समूह को नोविचोक कहा जाता है। नर्व एजेंट पाउडर और गैस दोनों रूप में होते हैं, लेकिन ज्यादातर लिक्विड का इस्तेमाल होता है। ये गंधहीन और रंगहीन होता है, इसीलिए इसे पहचाना नहीं जा सकता। नर्व एजेंट को सांस या फिर खाने की चीजों के जरिए दिया जा सकता है। यह त्वचा के संपर्क में आने से भी किसी की जान ले सकता है। नर्व एजेंट के संपर्क में आने वाले शख्स को फौरन ही सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। आंखों की पतलियां सफेद हो जाती हैं, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। इंसान कोमा में पहुंच जाता है। ज्यादातर मामलों में कुछ ही मिनटों में शख्स की मौत हो जाती है। दावा तो यह भी है कि रूस की सरकार खतरनाक जहर से अब तक 5 कैदियों की हत्या करवा चुकी है। नवेल्नी से पहले भी 4 लोगों की जेल में मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।